चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं और सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जो कंटेंट हमारा एक यहाँ पे दिया हुआ टेबल ऑफ कंटेंट से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लेते हैं हम लोग सेकंड सेमेस्टर। अब जब सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। ये रहा हमारा सेकंड सेमेस्टर का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर होता है कुछ कोर सब्जेक्ट। तो अभी तक आप समझ तो गए ही होंगे कि कोर्सेज क्या होते हैं और उसके अलावा आपके ऑप्शनल क्या होते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको जो है देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको दो कोर कोर्सेज लेने। दो कोर कोर्सेज का मतलब होता है जो कि मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट्स हो या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। ये दो सब्जेक्ट सभी बच्चों को पढ़ना ही पड़ता है। तो वो दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो पहला सब्जेक्ट आपका जो है वो है आपका नॉलेज एंड करिकुलम, और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट हमको यहाँ पे पढ़ने हैं और ये दोनों ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो इनको यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। अब इसके अलावा हमने यहाँ देख लिया कि दो आपके जो है मेन यानी कि कोर सब्जेक्ट हो गए। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ये जो दो कोर सब्जेक्ट हैं इसके अलावा भी हमको जो है अब दो सब्जेक्ट्स और लेने पड़ते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं पेडागॉजी। पेडागॉजी का मतलब होता है जो आपको आपके विषय संबंधित चीज के बारे में, विषय संबंधित जो भी फील्ड में आप टीचिंग करना चाह रहे होंगे, जिस भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप टीचिंग करना चाह रहे होंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है कोई दो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। दो सब्जेक्ट का आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान के चलिए अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं पहले साइंस वालों के लिए बता देता हूँ जो प्रोबेबल संभावनाएं हो सकती हैं सब्जेक्ट चुनने की। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको कोर कोर्स जो है आपका ना, यहाँ से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ से एक लेना पड़ेगा और यहाँ से। तो ये मतलब दो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप सभी बच्चों को यहाँ से लेना पड़ेगा। दो मेन सब्जेक्ट, उसके बाद दो ऑप्शनल पेडागॉजी के सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ते हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर में। तो पेडागॉजी 1 में अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो पहले मैं उसको बता देता हूँ। अब देखिए साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे पढ़ेंगे आप फिजिकल साइंस। आपके लिए एक नेचुरल ऑप्शन होता है, एक सिंपल सा ऑप्शन होता है। आप इसको साइंस का जो स्टूडेंट है वो फिजिकल साइंस लेगा। अब आप पूछेंगे क्यों, तो कारण ये है फिजिकल साइंस के अंदर जो है साइंस को पढ़ाने का जो तरीका, पेडागॉजी के अंदर आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। मतलब फिजिकल साइंस का मतलब ये नहीं कि आप सीधे यहाँ पे जो साइंस में आपने सब्जेक्ट पढ़े थे वो पढ़ेंगे। यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे है, पेडागॉजी का मतलब होता है कि आपको समझना है कि मनोविज्ञान क्या है, किस तरह से एक शिक्षक का मनोविज्ञान होना चाहिए। तो चाहे आप पेडागॉजी 1 लें चाहे पेडागॉजी 2 लें, यहाँ पर आपको उस विषय को पढ़ाने के लिए जो तैयारी करनी होती है, एक शिक्षक के रूप में जो आपकी मानसिकता को विकसित करना होता है, जो आपकी अंदर क्षमताओं का विकास करना होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो पेडागॉजी में आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पर उनके बारे में बात कर रहे हैं, उन तरीकों के बारे में बात करें। यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसा नहीं है। आप सिलेबस भी आपको दिखा दूंगा, आप सिलेबस भी देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर फिजिकल साइंस बोलने का मतलब ये नहीं कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अलावा यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट जो साइंस के वो पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। साइंस के सब्जेक्ट को बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को किस तरह से समझाना है, किस तरह से उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना है साइंस के सब्जेक्ट में, वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन जो आपके लिए ऑब्वियस ऑप्शन बनता है, जो भी हमारे साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो जो है आपका प्राइमरी लेवल से लेकर आपका क्लास 8 तक में जो है बच्चों को साइंस पढ़ाना चाहते हैं आप, तो आपके लिए ऑप्शन बनता है फिजिकल साइंस। यानी आप सीखेंगे कि साइंस के विषय को बच्चों को कैसे उससे परिचय कराया जाए, कैसे उनको इंटरेस्ट जगाया जाए, कैसे बच्चे जो हैं साइंस के विषय को और बेहतर तरीके से पढ़ें ताकि वो अच्छा रिसर्च कर पाएँ, अच्छा डेवलपमेंट करें देश के लिए, जो साइंटिस्ट के रूप में, डिस्कवरी के रूप में, डिस्कवरर के रूप में, जो वैज्ञानिक, खगोल वैज्ञानिक जैसे भी हो, मतलब साइंस के क्षेत्र में वो अच्छा कर सकें। सो फिजिकल साइंस के अंदर मतलब साइंस विषय के महत्व के बारे में समझेंगे। अभी डिटेल में सिलेबस भी देख लेते हैं। उसके अलावा वैसे आप ले सकते हैं होम साइंस, लेकिन क्योंकि आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, साइंस से आपका ग्रेजुएशन वगैरह हुआ, तो आपके लिए होम साइंस ऑप्शनल अच्छा नहीं होगा। तो होम साइंस हमारे दोस्त ले सकते हैं कौन से, जो भी हमारे दोस्त आपके
आर्ट्स से हैं यानी कि कला संकाय से हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है आपका बीए के और विभिन्न जो भी स्पेशलाइजेशन है आपका, तो उनके लिए होम साइंस और यहाँ से सोशल साइंस। अब ये जो दो ऑप्शन है ना, ये आपका जो है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, आप भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आप एक साइंस का टीचर बनना चाहते हैं साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, तो आपके लिए ये ऑप्शन बेहतर नहीं होता है। सो ये दो ऑप्शन किन के लिए अच्छे हैं, होम साइंस और सोशल साइंस। अब यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट में से आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो भी मेरे आर्ट्स के भाई हैं। अब बात आती है पेडागोजी 1 में कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कि भाई आप क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक, क्योंकि कॉमर्स जो है इंट्रोड्यूस ही किया जाता है आपका क्लास 10th के बाद से। आपने देखा होगा 11th 12th से आप पढ़ना शुरू करते हैं। सो आपके लिए यहाँ पर फिलहाल स्कोप नहीं होता कोई स्पेसिफिक कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट का। तो मतलब कि आपको क्लास 8 तक इसी तीनों में से कोई एक जनरल सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। आपने देखा होगा कि जो टीचर आपके कॉमर्स की क्लासेस लेते हैं वो आपके स्कूल में क्लास 8 तक या तो नहीं पढ़ाते हैं, और अगर आप पढ़ाते भी हैं तो फिर आपके या वही मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो कि क्लास 8 तक पढ़ाई जा सकती हैं वो विषय ही पढ़ाते हैं, वो कॉमर्स नहीं पढ़ाते। सो जो सब्जेक्ट्स आपके क्लास 8 तक पढ़ाए जा सकते हैं आप उन्हीं में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। सो यहाँ पर एज ए कॉमर्स स्टूडेंट भी आप जो है इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं जो कि आपको पढ़ाना रहता है। सो कॉमर्स स्पेसिफिक कुछ नहीं है, यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, जो हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम बना है। लेकिन कारण आप समझ गए होंगे क्योंकि स्पेसिफिकली क्लास 8 तक जो है आपका कोई स्पेसिफिक कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए आपको स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे कॉमर्स नहीं मिल रही है। हाँ, आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, एमएड वगैरह करेंगे, वहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन जरूर मिलेगा। सब वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पढ़ाने का। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर फिजिकल साइंस, होम साइंस और सोशल साइंस। तो आपको कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो भी आपके पास ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि एज ए कॉमर्स स्टूडेंट भी आप जो है क्लास 8 तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर आर्ट्स के स्टूडेंट भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन अगर आप ग्रेजुएशन के हिसाब से कंबाइन करेंगे तो ही आपको अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर आपको आगे चल के अगर उस विषय में आपको टीचर बनना है तो आपका सब्जेक्ट भी वही होना चाहिए। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, साइंस के स्टूडेंट पेडागोजी 1 से फिजिकल साइंस लेंगे। उसके अलावा कॉमर्स और आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी कि होम साइंस एंड सोशल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लेंगे। तो पेडागोजी से एक सब्जेक्ट लेना होता है वो आप यहाँ से लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं पेडागोजी 2 यानी कि अब आपको समझना है मनोविज्ञान के बारे में, दूसरे मनोविज्ञान के बारे में समझना। अब यहाँ से भी साइंस स्टूडेंट के बारे में पहले बता देता हूँ। साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो लैंग्वेज यानी कि मैथमेटिक लैंग्वेजेस, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया पेडागोजी के अंदर आप ये नहीं पढ़ते, यहाँ पे मैथ्स के फॉर्मूले, मैथ्स के सॉल्व, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने वाले, मैथ्स के आप जो है विभिन्न प्रकार के लॉजिक नहीं पढ़ने वाले, इक्वेशन नहीं पढ़ने वाले। मैथ्स को कैसे बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है, किस तरह से आप पढ़ाएं कि बच्चों में इंटरेस्ट रहे, बच्चा जो है मैथमेटिक्स पढ़ने के प्रति आकर्षित हो, बच्चे के अंदर मोटिवेशन हो कि भाई मैथमेटिक्स पढ़ना है। मैथमेटिक्स को जीवन के साथ किस तरह से जोड़ें कि जो आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो बच्चा अपने जीवन में भी उपयोग कर पा रहा है। ये सारी चीज़ें हम पेडागोजी 2 में पढ़ेंगे। तो यहाँ से अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका नेचुरल ऑप्शन बनता है मैथमेटिक्स लैंग्वेज, यानी कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब आते हैं हम लोग आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी कि अगर आप आर्ट्स से हैं या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है आपके। हाँ, एक माफ़ करिए, एक चीज़ मैं बताना यहाँ पे भूल गया। साइंस के स्टूडेंट मैथमेटिक्स ले सकते हैं जिन्होंने मैथ्स के साथ ग्रेजुएशन किया है, और जो भाई बहन मेरे ग्रेजुएशन में आपके जो है बायोलॉजी से है यानी कि जूलॉजी बॉटनी से होंगे, वो आपके बायोलॉजिकल साइंस भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो साइंस के स्टूडेंट्स जो है दो ऑप्शन इनके पास बनता है, या तो मैथमेटिक लैंग्वेज पढ़ लें या फिर बायोलॉजिकल साइंस पढ़ लें। तो दोनों में से दूसरे कोई एक एज ए पेडागोजी 2 ऑप्ट कर सकते हैं। सो आपने समझ लिया कि साइंस स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, पेडागोजी 1 से आपका फिजिकल साइंस लेंगे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं साइंस स्ट्रीम से, तो और दूसरा मैथमेटिक्स, या फिर आप जो है अगर बायोलॉजी के हैं तो फिजिकल साइंस तो आप लेंगे ही लेंगे, आप यहाँ से पेडागोजी 2 से बायोलॉजिकल साइंस ले लेते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी ऑप्शन बचे हैं, जैसे कि हमारे बीए वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि कला संकाय से अपना
ग्रेजुएशन किया है, उन सारे साथियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। टीचर जो है बनने का असली मजा जो है हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट ही ले रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। यहाँ देखें, आप हिंदी भी ले सकते हैं एज ए पेडागोजी 1 में, पेडागोजी 2 में। आप संस्कृत ले सकते हैं, आप इंग्लिश ले सकते हैं कोई एक, या फिर आप उर्दू ले सकते हैं। सो आपके पास में ऑप्शन बन जाता है इतना सारा, तो आप लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेजेस ले सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स, माफ़ करिएगा, मैथमेटिक्स ले लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप जो है लैंग्वेजेस में क्या ले सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू, कुछ भी एक ले सकते हैं। सो चार विषयों में से, चार में से कोई एक आपको लेना है यहाँ से। तो यूजुअली बच्चे हिंदी ले लेते हैं, संस्कृत का थोड़ा थोड़ा प्रभाव, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल अब कम होता जा रहा है, उपयोगिता भी थोड़ी कम है। सो ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, और मेरा भी सजेशन होता है कि उनको इंग्लिश लेना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, क्योंकि उर्दू भी थोड़ा आपका स्पेसिफिक हो गया। तो अगर आप उर्दू के जानकार हैं, उर्दू का पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए उर्दू भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो संस्कृत भी हो सकता है, बट कॉमनली बच्चे क्या लेते हैं, या तो हिंदी लेते हैं, या फिर पेडागोजी 2 में जो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं वो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लेते हैं। बट उर्दू और संस्कृत भी लेते हैं लोग जिनका कि स्पेशलाइजेशन रहा होगा इन सब्जेक्ट्स में, ग्रेजुएशन में उन्होंने इसी में स्पेशलाइजेशन या ग्रेजुएशन में इस विषय को पढ़ा होगा। और हमारे कॉमर्स वाले जो भी हमारे साथी होते हैं उसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इनके लिए कोई भी फाउंडेशन नहीं है। तो आप यहाँ से चाहे तो लैंग्वेजेस ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, बट मेरा सजेशन वापस से अब होगा, पेडागोजी 2 में आपके पास एक ऑप्शन होता है अपने आप को अपने फील्ड में स्टैब्लिश करने का। तो आप जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स ले सकते हैं पेडागोजी 2 में। तो आपके पास एक ऑप्शन बनता है अपने आप को थोड़ा सा रिवाइज करने का, अपने आप को प्रूव करने का कि हाँ मैं मैथमेटिक्स का टीचर बन सकता हूँ, जो कि आगे चल के कॉमर्स पढ़ा सकता है हायर क्लासेस में। तो आप पेडागोजी 2 में ज़रूर से ज़रूर मैथमेटिक्स को लें, और पेडागोजी 2 में हाँ लैंग्वेज ऊपर जो आपका पेडागोजी 1 है, यहाँ से आपको जो भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट समझ में आए आप उसको यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपको दो चीज़ें यहाँ पे लेनी है, पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2 क्या करना है, आपको किस तरह से ऑप्ट करना है। सो मेन अभी आपको एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ कि टोटल आपको यहाँ पे बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आपको कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट लेने हैं, 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, जिसमें से कि 2 सब्जेक्ट आपके मैंडेटरी होता है जो कि है नॉलेज अक्रॉस द करिकुलम और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का। उसके अलावा आपको 2 जो पेडागोजी के सब्जेक्ट लेने हैं वो होता है कोर्स 3 2203 और कोर्स 2204। इन दोनों में से कोई एक आपको ऑप्ट करना होता है। तो यानी कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर में। 4 सब्जेक्ट्स में से 2 मैंडेटरी और 2 ऑप्शनल होते हैं, लेकिन लेने ऑप्शनल में से कोई ना कोई होते ही, यानी कुल मिला के 4 पेपर आप देंगे। सो कोई भी डाउट अगर दोस्तों अभी तक आपको रह गया हो, शायद बताते में मैंने कुछ आपको मिस कर दिया हो, तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछें सिलेबस के बारे में। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनसे संबंधित जो है बेस्ट बुक्स भी देने की। बट इस बार मैं आपको अश्योर करता हूं दोस्तों कि आप भी मेहनत करते रहिए। इस बार आपको कोई भी बुक्स या किसी भी चीज़ के पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बार मैं वेल प्रिपेयर रहूँगा और आपको भी वेल प्रिपेयर कर दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। ये मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराने की कोशिश तो करूंगा ही, बट बुक्स की भी लिस्ट मैं आपको दूंगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ई बुक्स का भी इस्तेमाल करें, पीडीएफ फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो डिस्कशन करते हैं लाइव वो आप करेंगे, जिससे कि आपके टॉपिक्स की जो समझ है वो और ज़्यादा क्लियर होगी। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा और समझते हैं। अब इसके बाद जो आप लोग का प्रैक्टिकल वगैरह होता है, देखिए वो सारी भी चीज़ें समझ लिया, ईपीसी इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ आईसीटी, और दूसरा है डेवलपिंग असेसमेंट टूल्स, और तीसरा है डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इंक्लूडिंग लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान्स। अब समझिएगा ये जब आपको प्रैक्टिकल होगा ना, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना इस बार, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं और इस बार आपको टीचिंग करना होगा। जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो फाइल तो जैसा कि आप बनाते हैं वो बनाएंगे ही, बट इस बार आपको टीचिंग करने के लिए कहा जाएगा। आपको ये पूछा जाएगा कि भाई आईसीटी का इस्तेमाल आप अपने क्लासरूम में कैसे कर सकते हैं, यानी कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि इंटरनेट, आपका वेब ब्राउजिंग फीचर्स, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ई लर्निंग, ये सारी चीज़ों के बारे में आपकी समझ को समझा जाएगा। किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप इंटरनेट का, आप ब्रॉडबैंड का, आप जो है प्रोजेक्टर का, अपने क्लास को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो सारी चीज़ों का आपको एक समझ होनी चाहिए। उससे संबंधित आपके वाइवा वगैरह, ईपीसी वगैरह में आपको
जैसे EPC 2 है उसमें आपको बताना रहता है अगर आपसे फाइल्स वगैरह मांगते हैं तो। इम्पॉर्टेंट होता है जो EPC 3 है, मैं आपको बताऊं, डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इंक्लूडिंग लेसन प्लान्स एंड यूनिट प्लान्स। इसका मतलब होता है जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। मेन थीम ये है कि इस सेमेस्टर में आपको करीब आधे घंटे का, जिसे माइक्रो टीचिंग बोलते हैं हम लोग, 36 मिनट्स का यूजुअली होता है, मुझे करेक्ट करिए अगर मैं थोड़ा गलत बता रहा हूँ तो। सो 36 मिनट का जो माइक्रो टीचिंग होता है, जहाँ के आपको एक टीचर के रूप में और टीचरों के बीच में ही बैठकर, वहाँ पे करीब 8-10 टीचर होते हैं और आप एक टीचर के रूप में अपने आप को जो है रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं, किसी एक टॉपिक को लेकर आप एक्सप्लेन करते हैं और वहाँ पे बहुत ही सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आपको फीडबैक दिया जाता है कि आपके टीचिंग के स्टाइल में, या आप जब टीचिंग कर रहे थे, हमें आप टॉपिक बता रहे थे, क्या अच्छा किया आपने, क्या बुरा किया, कहाँ पर आपको और बेहतर करना चाहिए, कौन से पॉइंट्स में आप बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। तो इस बार आपको एक माइक्रो टीचिंग भी करना पड़ेगा किसी स्कूल में जाकर, या फिर जहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकल के लिए बताया जाएगा। हो सकता है जिस संबंधित कॉलेज से आप हैं वहीं पर आपको टीचिंग भी करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल के टाइम में। तो इसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं और बिल्कुल भी घबराएं नहीं। इसकी तैयारी तो हम लोग बेधड़क बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप कर भी सकते हैं। चलिए अब सिलेबस को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों आपके सामने है अभी सिलेबस, जो सेकेंड सेमेस्टर का पहला हमारा जो सिलेबस का पार्ट है, मतलब कोर कोर्स है, वो है हमारा नॉलेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम और भाषा, या पाठ्यक्रम में भाषा जो हम लोग बोलते हैं उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे असल देखिए, नॉलेज और करिकुलम, दो शब्दों को समझिएगा कि नॉलेज के ऊपर और करिकुलम, ये दोनों कैसे आपस में जुड़े हैं उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे सिलेबस देख लें, यूनिट 1, और याद रखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया, जितना सिलेबस में दिया हो उन पॉइंट्स को कवर करना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि नॉलेज क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, दोनों के बीच में समानताएं क्या हैं, अंतर क्या है, फिर लेवल ऑफ नॉलेज क्या होता है, जैसे टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी किस धीरे धीरे स्तर से आपका कौन से विभिन्न स्तरों से होकर हमारा नॉलेज का क्रिएशन होता है, उसके बारे में भारतीय क्या दृष्टिकोण है वो समझेंगे हम लोग। फिर देखेंगे रिलेशन बिटवीन वेरियस कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 में आप क्या पढ़ेंगे, करिकुलम डिटर्मिनेंट एंड कंसिडरेशन, मतलब कि करिकुलम को प्रभावित करने वाले वो कारक कौन कौन से हैं जो करिकुलम के निर्माण में, करिकुलम को बनाते वक्त या करिकुलम के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। जैसे कि सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मल्टी कल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल एस्पेक्ट, मतलब बहुभाषीय बच्चा हो, मतलब ऐसे परिवेश से आता हो जहाँ पे बहुत सारे आपके मान्यताओं मूल्यताओं का फर्क, मूल्यों का फर्क पड़ता हो उसके ऊपर, ऐसी चीज़ें। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, पढ़ने के दौरान लर्नर की क्या, यानी कि अधिगमकर्ता की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, उनके क्या जो है आपके विशेष गुण होने चाहिए। टीचर्स एक्सपीरियंस एंड कंसर्न, मतलब कि पढ़ाई करने के दौरान, पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान टीचर का अपना खुद का अनुभव किस तरह से काम करता है और उसका अनुभव किस प्रकार से शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, वो सारी चीज़ें समझें। क्रिटिकल इश्यूज, क्रिटिकल इश्यूज देखेंगे, इन्वायरमेंटल कंसर्न, पढ़ाई की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में जो क्रिटिकल इश्यूज है, मतलब ऐसे कौन से कारक होते हैं जो शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभाव करते हैं, जैसे कि जेंडर डिफरेंसेस, लिंग भेद, मतलब लड़का लड़की के बीच में अंतर करना, समावेशी, मतलब कि जात पात के बीच आधार पर अगर कहीं अंतर हो रहा है, ये भी बहुत फर्क प्रभावित करता है शिक्षा के प्रसार में। तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ से आपके सीटेट के हिसाब से बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता है, जो कि अब जैसे कि आपने देखा कि वर्ष 2021 में जो भी आपकी सीटेट की परीक्षा होने वाली है या 2022 में, उसमें आप देखेंगे यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये आपको बताता है पेडागोजी का सब्जेक्ट या फिर जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे ना, ये आपको सही में सीटेट के लिए तैयार करता है, क्योंकि यहाँ से आप समझ पाएंगे कि एक टीचर के रूप में आपको क्या काम करना है, किस तरह से आपका व्यवहार होना चाहिए। और पेडागोजी से आपको ये समझने का अवसर भी मिलता है कि आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट में इस बार आपको व्यवहारिक क्वेश्चन होंगे जो शिक्षक को करना चाहिए, उस पर आधारित न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। पेपर पैटर्न भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। खैर बी एड आपके जो अभी इसके सिलेबस के बाद में कि सीटेट का सिलेबस क्या होगा, फिलहाल अभी देखते हैं यहाँ पर। आप यूनिट 4 में आए, देखिए अब यहाँ पे यूनिट 2 देख लिया हम लोगों ने। यूनिट 3 की बात करेंगे तो यूनिट 3 में आप देखेंगे प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करते हैं, उसके क्या उद्देश्य और आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, किस तरह से हम लोग सिलेबस को जो है आपने पाठ्यक्रम के आसपास, उसके उद्देश्यों के आसपास डिज़ाइन कर सकते हैं।
क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से हम लोग जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट मोड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग नॉलेज एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज इन फॉर्म ऑफ थीमेटिक क्वेश्चन इन डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब किस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग पूछ के बच्चों के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो बच्चे के हों किस तरह से बच्चों को दिए जाएं ताकि वो बच्चे अच्छी तरीके से उसको अपने आप में समा सकें, अपने आप को समझा सकें, बच्चे उसको भली भांति अंडरस्टैंड कर सके, आत्मसात कर सके अलग अलग सब्जेक्ट को। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर यूनिट 4 की, और यूनिट 4 है आपका साइट ऑफ करिकुलम इंगेजमेंट स्कूल में। अब स्कूल के अंदर जो है हम लोग किस तरह से करिकुलम को समझा सकते हैं, करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कि ट्रांजेक्शन करिकुलम मतलब कि पाठ्यक्रम में जो चीज़ें दी हैं उसको किस तरह से, किस अलग अलग माध्यम से, कौन से रिसोर्सेज के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जा सके। एक टीचर का रोल क्या होता है क्रिटिकल पेडागोजी में, यानी कि ये महत्वपूर्ण योगदान जो होता है टीचर का वो क्या होता है। रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, शिक्षा को प्रभावित करने वाले, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले, सिलेबस को प्रभावित करने वाले बाहरी जो कारक होते हैं, जैसे कि समाज होता है हमारा, हमारे आर्थिक परिवेश होते हैं, पॉलिटिकल परिवेश होते हैं, वो सारी चीज़ें किस तरह से शिक्षा को बाहरी रूप से प्रभावित करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये देख लिया होगा, आपने जो नॉलेज एंड करिकुलम का सिलेबस समझ भी गए होंगे। अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी आपको नॉलेज देता है और साथ ही साथ सीटेट टीपीटेट के हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के लिए भी तैयार करता है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, खासतौर पे कंप्यूटर जैसा ही सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत बेहतर लगेगा, आप इसको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है, आपको कंटेंट में दिखाता है। देखिए यूनिट 1 खत्म, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो आईसीटी क्या है, उसका स्कोप क्या है, मतलब जीवन में, हमारे शिक्षा में, हमारे समाज में इसका क्या योगदान हो सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि आईसीटी के मदद से, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे आपको ना सेकंड सेमेस्टर आपको टीचर बनने के लिए आपको तैयार करता है। एक तरह से सही टीचर की ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में अगर आपको अवसर मिल रहा है तो इस सेमेस्टर में आप पूरा मन लगाकर सीखें। देखिए अब ये बताएगा कि ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है। अब आपको आईसीटी का इस्तेमाल करना है तो कैसे आईसीटी को इस्तेमाल है। आईसीटी का मतलब होता है इंटरनेट और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, मतलब जैसे इंटरनेट का कैसे क्लासरूम में इस्तेमाल करें, कैसे पीसी की मदद से बच्चों को पढ़ना सिखाएं, कैसे पीसी का सही इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में अपनी मदद हो सके, वो सारी चीज़ें सीखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ट्रेनिंग के स्ट्रैटेजी। एक टीचर के रूप में आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पता होना चाहिए। प्रोग्राम्ड लर्निंग का तरीका पता होने, मतलब प्रोग्राम मतलब पहले से तैयार आपकी कैसे हो सकते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करके आप तैयारी, प्रोग्रामिंग मतलब कोडिंग नहीं करने की बात है, मतलब प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल लीनियर एंड ब्रांचिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको मैं समझाऊंगा आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट जरूर होता है, कुछ टॉपिक्स हैं आपके और लेंदी भी है काफ़ी सिलेबस। यहाँ पे आपको कम दिख रहा है बट पढ़ने में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अतरंगी टाइप का सब्जेक्ट है आपका। दूसरा इंटरेक्शन एनालिसिस, सिमुलेशन एंड माइक्रो टीचिंग। तो ये सारी चीज़ें आती है और हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। आप यहाँ पर टीचिंग स्किल के बारे में समझेंगे, अलग अलग टीचिंग स्किल्स क्या है। चलिए यूनिट 2 की बात करते हैं। यहाँ पे आप सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण का जो है संप्रत्यय क्या है, टीचिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि परिभाषा देखेंगे और उसके विशेष गुणों के बारे में परिचित होंगे कि शिक्षण की जो प्रक्रिया वो क्या है, शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या, और विभिन्न आपके चरण कौन से होते हैं, स्टेजेस कौन कौन से होते हैं शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान। उसके बाद हम देखेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका एडग्रेडेल का, और ये क्वेश्चन आता है आपका कि जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है वो क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मज़ेदार एक कोन ऑफ एक्सपीरियंस है कि व्यक्ति का एक्सपीरियंस किस तरह से काम करता है, वो सारी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मल्टी सेंसर इंस्ट्रक्शनल एडवांटेज, टीचिंग मेथड पढ़ेंगे भाई। उसके बाद टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट टाइप्स, वेरियस टाइप। तो ये बहुत सारे कुछ यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से आपको फोर्थ भी बता दे रहा हूँ, देख लीजिए आप जो भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक, जो टीचिंग के अलावा आप देखेंगे यहाँ पे माफ़ करेगा यहाँ। सो यहाँ पे देखेंगे टीचिंग लर्निंग क्या कर, सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टम अप्रोच क्या है, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शनल सिस्टम क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग, लैंग्वेज लेबोरेटरी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है लैंग्वेज लेबोरेटरी से, लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, ये सारी चीज़ें।
अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मतलब अलग अलग मॉडल बनाए गए, स्टैंडर्ड मॉडल इसको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्लेजर बेसिक टाइप्स मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, मास्टरी लर्निंग मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये कुछ टाइप के टीचिंग मॉडल थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखें। यूनिट 4 की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न आयाम के बारे में बात करें, उसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट के बारे में। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, क्लास को कैसे बेहतर बना सकते, कॉन्सेप्ट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़। उसके बाद थोड़ा कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। यहाँ पर हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, रैम रोम, ये सारी चीज़ों के बारे में, वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, पेंट, इनके बारे में थोड़ा सीखेंगे, कहाँ इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर का केयर यानी कि वायरस, सिक्योरिटी, मालवेयर, इन सारी चीज़ों के बारे में, उनके मेंटेनेंस के बारे में, एंटीवायरस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूज़र्स एंड जो यूजेस हो सकते हैं कंप्यूटर के, इंटरनेट के, उनके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग इंटरनेटवर्किंग यानी कि नेटवर्किंग के बारे में, इंटरनेट, उसके इस्तेमाल के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, एजुकेशनल वेबसाइट, ईमेल्स, ई लर्निंग क्या होता है, वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये सारे आपका सिलेबस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। पेडागोजी के सब्जेक्ट्स में हम स्पेसिफिकली नहीं जा रहे हैं। अगर आपको लगे कि इसको भी डिटेल में हमें समझना चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताएंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हर एक पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। बट सिलेबस आपके पास सामने है, सिलेबस का भी लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, आप उसे भी देख लें। और अगर पेडागोजी के सब्जेक्ट्स में कोई डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कोई भी एक पेडागोजी का सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो आपको मैं, चलिए ब्रीफली मैं आपको सिलेबस से रूबरू करा ही देता हूँ। देखिए चलते हैं पेडागोजी 1 से। अगर आप फिजिकल साइंस पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ भी साइंस जैसा नहीं है, बट आपको यहाँ पे देखना है। तो आपको मैंने दिखा दिया कि पेडागोजी के अंदर फिजिकल साइंस जो आपको लेना है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, डिटेल में नहीं बताता हूँ, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब मैं बात करता हूँ दूसरा सब्जेक्ट होम साइंस के अंदर। तो होम साइंस के अंदर हमारा सिलेबस ये होगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। कोई डाउट हो दोस्तों कंटेंट को लेकर, आपके सिलेबस को लेकर, तो आप बिल्कुल डिस्कस करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर हो तो हम स्पेसिफिकली हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट को डिटेल में और डिस्कस कर सकते हैं, और उसको किस तरह से तैयार करना वो भी हम लोग बात कर सकते हैं। इसी तरह से पेडागोजी, अब हम लोग आए, पेडागोजी जो है हमारा सोशल साइंसेस का है। तो यहाँ पे देखिए सोशल साइंसेस में आप जो है ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट थे तो ये सारा आपका सिलेबस होगा। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 यूनिट में आपका समाप्त हो गया। अब इसी तरह से आते हैं पेडागोजी 2 में, मैथमेटिक्स में। देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं है, किस तरह से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट क्या है, यही सारी चीज़ें एक टीचर के रूप में आपको समझना है। तो घबराइएगा नहीं, मैथमेटिक्स बोल दिया तो, बस टेक्निक्स वगैरह हमको सीखनी है, कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। तो ये रहा आपका सिलेबस। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। अगर आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं, हिंदी को एज ए लैंग्वेज पेडागोजी 2 में लेना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इकाई 1 से देख लें, यूनिट 1 से, इसके बाद यूनिट 2, इसके बाद यूनिट 3, और ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 4 में देखनी पड़ेंगी। चलिए अगले सब्जेक्ट को चलते हैं। अब अगर आप जो है यहाँ पे संस्कृत पढ़ते हैं तो देखिए संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे सारा यूनिट दिख रहा है आपको, ये आपको पढ़ना है। अब देख लेते हैं उर्दू के लिए भी, ये उर्दू लैंग्वेज को भी देख लेते हैं। देखिए जो भी लोग पढ़ रहे होंगे उर्दू लैंग्वेज में भी, उर्दू लैंग्वेज को किस तरह से पढ़ाना है वो आपको बताना, नहीं कि आपको जो है उर्दू पढ़ना है। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। पेडागोजी में मतलब टीचर को कैसे काम करना उस विषय के प्रति, विषय को समझाने में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सिलेबस आपको समझ में आएगा। रही बात किताबों की, तो किताबों के ऊपर मैं आपको एक अलग से डिटेल सिलेबस जरूर बताऊंगा, क्योंकि किताबों के बारे में अभी मैं थोड़ा सा और आपके लिए रिसर्च कर लूँ। बट बेसिक किताबों की लिस्ट जरूर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो आप अपने स्कूल में, कॉलेजेस में भी जाएँ, वहाँ भी आपको टीचर जरूर बताएंगे। रही बात इंग्लिश कंटेंट की और हिंदी कंटेंट की, दोनों के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्पेसिफिक किताबें मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो कुछ स्पेसिफिक 1 2 किताबें मैं हर एक टॉपिक से, हर एक पेडागोजी के सब्जेक्ट से आपको बताऊंगा, जो आपको बेहतर लगे वो करें। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको किताबों का कम से कम खर्च करना पड़े, और आप छोटे मोटे जो PDF बुक्स होते हैं आप वो ले लें, जो कि पूरा कवर करते हैं। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किताबों और उनके बारे में डिटेल में बता दूंगा। और अभी के लिए अगर आपका कुछ ऐसा डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर
ज़रूर बताएं। तो फिलहाल सिलेबस को समझ लिया होगा आपने, कोई डाउट रहा हो तो ज़रूर मुझे बताएं। मिलते हैं आगे और आपके सिलेबस को अभी स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस से धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट्स को भी हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।